नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी वर्ग 3 के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों यह भी आपका नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा। दोस्तों इससे पहले भी हमने आपके लिए बाल विकास एवं पर्यावरण से संबंधित बहुत से मॉडल पेपर लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर होगा केवल बाल विकास के मोस्ट टाइम पे 40 क्वेश्चन के। जी हाँ दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन को आज हमने इस बाल विकास के मॉडल पेपर में शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मैस्लो के जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन दिया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया यह कथन, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो अहम निर्देशित होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है अहम। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ठीक है, आपको बताना है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मकता चिंतन का जो परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मेरीफील्ड, कोल एवं ब्रूश, कैंट या टॉरेंस के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण? टॉरेंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? टॉरेंस के द्वारा किया गया था सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, आपको बताना है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4 में से कौन सा वह नियम है जो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो कौन सा नियम है दोस्तों? वो है दोस्तों प्रभाव का नियम। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आपको सभी क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने में ही समझ आ जाएंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रभाव का नियम जो है वो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि जो अवधारणाओं का विकास होता है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? शारीरिक विकास का हिस्सा होता है, बौद्धिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का हिस्सा होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अवधारणाओं का विकास होता है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। किसका होता है दोस्तों? बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि मानव विकास जो है वो कुछ सिद्धांत पर पूर्ण तरीके से आधारित है। ठीक है, इनमें से वह कौन सा सिद्धांत है जो मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, प्रतिवर्ती सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निरंतरता है दोस्तों, ये निरंतरता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और निरंतरता, ये तीनों ही सिद्धांत आपके मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जो प्रतिवर्ती का सिद्धांत है, ठीक है, जो प्रतिवर्ती सिद्धांत है वो मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भाषण, उपक्रम या मूल्यांकन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जी वॉलस के अनुसार जो है उस सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है दोस्तों वो होता है आपका उपक्रम। ठीक है,
उपक्रम क्या होता है आपका, प्रथम चरण होता है, और जो अंतिम चरण है दोस्तों वो क्या होता है आपका, मूल्यांकन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। अब आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोगीकरण में, केस अध्ययन में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में। तो दोस्तों किस में किया जाता है दोस्तों, केस अध्ययन में। ठीक है, याद रखिएगा केस अध्ययन में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा केस अध्ययन। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है प्रसार क्षेत्र, मध्यिका, औसत विचलन या मानक विचलन। आपको बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा वो कौन सा है, मध्यिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। जो माध्यिका है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। आपको बताना दोस्तों कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। दोस्तों सभी को पता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों। मन तथा शरीर का विकास ही मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, हॉलिंगवर्थ, जीन पियाजे, हेविंगहर्स्ट या हॉल। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन है, हेविंगहर्स्ट जो है वो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, हेविंगहर्स्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक आवश्यकताओं को किससे आवश्यकता से भी ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि प्राथमिक आवश्यकताओं को किस आवश्यकता से भी जाना जाता है, मनोदैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है, दैहिक आवश्यकता से, सामाजिक आवश्यकता से या मनोसामाजिक आवश्यकता से। दोस्तों जो प्राथमिक आवश्यकताएं रहती है उन्हें दैहिक आवश्यकताओं से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैहिक। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है क्या कहलाती है, अभिरुचि, अभिधारणा, अभिप्रेरणा या अभिवृत्ति। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा उसे बनाए रखने को प्रवृत्त करती है वो क्या कहलाती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, संकेत अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, श्रृंखला अधिगम या शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो दोस्तों रॉबर्ट गेने के अनुसार, ठीक है, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्नलिखित में से जो अधिगम के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है वो दोस्तों आपका अंतर्दृष्टि अधिगम। बाकी संकेत, श्रृंखला और शाब्दिक साहचर्य अधिगम ये तीनों ही आपके अधिगम के प्रकार हैं। ठीक है, जो अंतर्दृष्टि अधिगम है वो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इरोस शब्द संबंधित है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है कि इरोस शब्द संबंधित है मरण मूल वृत्ति से, भय मूल वृत्ति से, प्राकृतिक मूल वृत्ति से या जीवन मूल वृत्ति से। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो इरोस शब्द है संबंधित है वो है दोस्तों जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सा कारक है जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है। तो दोस्तों वह कारक कौन सा है आपका, वो कारक है दोस्तों आपका व्यक्तित्व। ठीक है, कौन सा कारक है, वह कारक है दोस्तों आपका व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, उक्त अनुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, स्किनर के द्वारा,
गुत्थी के द्वारा, मर्फी के द्वारा या क्रो एवं क्रो के द्वारा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अधिगम की परिभाषा है कि अधिगम जो है वो आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, यह परिभाषा दी गई दोस्तों क्रो एवं क्रो के द्वारा। ठीक है, क्रो एंड क्रो के द्वारा यह परिभाषा दी गई, आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? पुनर्बलन, आकृतिकरण, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। तो दोस्तों कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में जो मुख्य कारक होता है वो है दोस्तों आपका पुनर्बलन। कौन सा दोस्तों? वह कारक पुनर्बलन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स, फ्रांसिस गाल्टन या इवान पावलोव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व का जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है आपका कार्ल रोजर्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इससे पहले वाले मॉडल पेपर में भी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इस मॉडल पेपर में हमने इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को देख के इस मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को शामिल किया है। ठीक है, कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसने किया है दोस्तों? एरिक्सन ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा एरिक्सन। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं माना जाता? सामाजिक प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली, सहायक प्रणाली या संरचना। दोस्तों वह कौन सा तत्व है जो शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? वो है दोस्तों आपका संप्रेषण प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा संप्रेषण प्रणाली। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता के साथ, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता के साथ, या सामाजिक मुद्दों से सरोकर के साथ। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसके साथ संबंधित है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपकी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। ठीक है, इसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अब आपको बताना दोस्तों कि अनुवांशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है, या स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों कि अनुवांशिकता को स्थिर, ठीक है, अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? दोस्तों माने जाते हैं आपके कोहलर। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक है, सोरेनसन, क्रो एवं क्रो, जीन पियाजे या हरलॉक। दोस्तों हरलॉक का मानना है कि जो दो बालक हैं उनमें समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा किसका कथन है ये? हरलॉक का। इसका है हरलॉक का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा हरलॉक। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना है दोस्तों, पावलोव के द्वारा, युंग के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फ्रायड के द्वारा। तो दोस्तों यह दिया गया है आपका युंग के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो युंग के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा युंग के द्वारा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक मनोगतिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है।
ठीक है, जो चिंतन है वो एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञानात्मक गतिविधि। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है पशु मनोविज्ञान, व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान, व्यवहारवाद या बाल मनोविज्ञान। तो दोस्तों सभी को पता है कि वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक है वो कौन सी है दोस्तों? व्यवहारवाद। ठीक है, और व्यवहारवाद के जनक भी जाने जाते हैं वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आज का, बाल विकास का। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है पियाजे के अनुसार? मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय अनितगामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सी अवस्था है जो संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है पियाजे के अनुसार। तो दोस्तों वो अवस्था है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था है दोस्तों? वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है या केवल मेरुदंड होता है? तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि जो केंद्रीय तंत्रिका होती है इसमें कौन कौन से अंग होते हैं दोस्तों? मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क तथा मेरुदंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक क्षेत्र में शोध के लिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र में शोध के लिए, शारीरिक क्षेत्र में शोध के लिए या गामक क्षेत्र में शोध के लिए? दोस्तों तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो कोहलबर्ग हैं, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ये क्वेश्चन लगता है दोस्तों रिपीट हो गया है। निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, प्रतिवर्ती सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत? दोस्तों सभी को पता है कि वो कौन सा सिद्धांत है? प्रतिवर्ती का सिद्धांत जो है वो मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत जो है वो मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, जो प्रतिवर्ती का सिद्धांत है वो इससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड, वैलेंटाइन, पियाजे या स्किनर? दोस्तों ये वैलेंटाइन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, यह कथन दिया गया है दोस्तों आपका गिलफोर्ड के द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। याद रखिएगा, गिलफोर्ड के द्वारा यह कथन दिया गया है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करने से। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। ये पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, कि पुरस्कार और दंड जो है वो उनका अनुचित प्रयोग जो है अधिगम को क्या बनाता है? प्रभावपूर्ण, प्रभावहीन, अधिक उपयोगी या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों क्या बनाता है? पुरस्कार और दंड जो है वो का जो अनुचित प्रयोग जो है वो अधिगम को प्रभावहीन बनाता है। ठीक है, अगर पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग किया जाता है तो यह अधिगम को जो है प्रभावहीन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता या परिपक्वता? तो दोस्तों एक अच्छे अधिगमकर्ता की जो प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आएगा वो है दोस्तों अवधान। ठीक है, जो अवधान है वो एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है, तर्क, चिंतन, विवेक या बोध? तो दोस्तों प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से होता है जो अधिगम का किससे होता है दोस्तों? विवेक से होता है। ठीक है, किससे होता है? विवेक से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आज का। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाला कौन है? यार देने वाले कौन है दोस्तों? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत
उन मानव शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। दोस्तों यह जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? G.W. आलपोर्ट के द्वारा। इसके द्वारा दी गई है दोस्तों, G.W. आलपोर्ट के द्वारा उपरोक्त परिभाषा जो है वो दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए आत्मचेतना का, आत्म नियंत्रण का, आत्म प्रेरणा का या आत्म अनुभूति का। तो दोस्तों संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को जो अभ्यास कराना चाहिए वो दोस्तों आत्म नियंत्रण का कराना चाहिए। ठीक है, किसका कराना चाहिए? आत्म नियंत्रण का अभ्यास कराना चाहिए संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन, चेतन मन, बुद्धि या सृजनात्मकता का। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, कि प्रक्षेपण विधि का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।